हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 23 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो का पीडीएफ जो होता है आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं पीडीएफ। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट दिवस के साथ। आज जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। कब? 23 अगस्त को। क्यों मनाया जा रहा है? यह दिवस जो है चंद्रयान 3 मिशन के ऐतिहासिक सफलता की याद में मनाया जाता है। तो क्यों ऐतिहासिक सफलता, मतलब 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो इसको लॉन्च जो है 14 जुलाई 2023 को किया गया था, और ये जो है 23 अगस्त 2023 को जो है 23 अगस्त 2023 को ये अंतरिक्ष में जो है अब वहाँ, सॉरी अंतरिक्ष में नहीं, चांद पर जो है ये अपना लैंड सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। तो इसलिए जो है इसको मनाया जाता है। तो इसका लॉन्च व्हीकल जो देखेंगे तो LVM-3M4 है, और इसका लैंडिंग साइट जो है शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं लैंडिंग साइट को। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चांद पर जो ये पहुंचने वाला भारत का पहला दक्षिणी ध्रुव पर चांद के भारत का पहला मिशन था। तो ये जो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चंद्रयान 2 थोड़ा सा जो है कमी की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया था, इसलिए वो असफल, पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे लेकिन असफल हो गया था। और इसीलिए जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लैंड किया था, जो मतलब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था कब? जो है 23 अगस्त 2023 को। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका लैंडर जो है ये विक्रम था, विक्रम लैंडर से, और इसका रोवर जो है प्रज्ञान था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। इसका भी 1-2 साल आगे आने वाले पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था, और चांद पर पहुंचने वाला, लैंड करने वाला चौथा ऐसा देश बना था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है 2024 है, मनाया जा रहा है, पहली बार मनाया जा रहा है। 23 में घोषणा हुआ तो 24 में मनाया जा रहा है पहली बार। तो चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक अभियान के कारण। और विक्रम लैंडिंग पॉइंट का क्या नाम है तो आपसे बता दिए, शिव शक्ति नाम है उसका पॉइंट का। तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये चंद्रयान 3 के बारे में देख लीजिए। इसरो जो एक प्रमुख अंतरिक्ष मिशन था, जिसे इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका स्थापना आप लोग बताइएगा कब हुआ था। आप लोग को कई बार बता चुके हैं, कमेंट करके बताइए। आप कमेंट कर देंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। द्वारा संचालित किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करना था, और विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। आपसे बता दिए दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड करने वाला भारत विश्व का प्रथम मिशन है। अब कोई विश्व, अभी आज तक कोई विश्व का कोई देश वहां लैंडिंग नहीं करा पाया था, तो भारत ने ये लैंडिंग करा, तो जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसको जो है इसरो के टीम को, जो है चंद्रयान टीम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई अवार्ड मिल चुके हैं विश्व लेवल में ऐसा काम करने के लिए। और ये 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया गया था। आप ये बताइएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है किस राज्य में है, किस झील के तट पर है, पूछा गया है। उसके बाद आपसे हम कई बार बताए भी हैं। और चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन लॉन्च किया गया था केंद्र से जो है। और उसके बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, आपसे बता दिए। इसीलिए जो इस ऐतिहासिक उपलब्धि के याद में जो है 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने के लिए घोषणा किया गया था। तो ये चीज आपसे बता दी। और उसका विक्रम जो है विक्रम जो है उसका लैंडर था, ये आपसे बता दिए। और प्रज्ञान उसका रोवर था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला यह पहला राष्ट्र बना था, और ऐतिहासिक मिशन के परिणाम आने वाले वर्षों में मानव जीवन के लिए लाभान्वित करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला देखिएगा कि क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार, इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसको प्रदान किया जा रहा है, तो किसे प्रदान किया गया है? विकल्प में प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को, प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी को, प्रोफेसर शैलजा सिंह को, प्रोफेसर निरंजन मेहता को। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, गोविंद राजन पद्मनाभन को।
ये अवार्ड दिया गया है। और ये इनको जो है प्रौद्योगिकी ये अवार्ड पहले जानिए, विज्ञान रत्न अवार्ड जो होता है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान देने के लिए वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और इनको जो है आणविक विज्ञान के क्षेत्र में, आणविक विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको दिया गया है ये अवार्ड, एंड जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन है ये? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इसके जो है आणविक विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के जो है अग्रदूत माने जाते हैं। तो स्लाइड लगाए हैं, देख लीजिएगा कि जो है इसको जो है विज्ञान रत्न और ये पुरस्कार देख लीजिए आप लोग, विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री और विज्ञान युवा और विज्ञान टीम श्रेणी में जो है 33 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो 4 इसमें श्रेणी है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपसे बता दिए जो है इनको जो है वैज्ञानिकों के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को ये प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार, तो ये इनको जो है आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत कहे जाते हैं, इसलिए इनको पद्मनाभन को दिया गया है। और विज्ञान श्री पुरस्कार जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले 13 वैज्ञानिकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में पथ प्रदर्शक अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहीं देखेंगे विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को यह दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के वेब्स के लिए कितना चैलेंज, यहाँ थोड़ा सा देखिए, कितना चैलेंज लॉन्च किया है? तो विकल्प में है आपके 25, 15, 20, 30। तो ये चैलेंज है, इसको देख लीजिएगा कितना चैलेंज लॉन्च किया है। तो 25 चैलेंज लॉन्च किया है। जो इसके मंत्री हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, तो उन्होंने जो है वेब्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन में ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंज लॉन्च किया है। तो वेब्स का आयोजन कहाँ हो रहा है? गोवा में। एक क्वेश्चन जो आपको कवर किया गया है। तो कितने चैलेंज लॉन्च किए हैं सीजन 1 के लिए? 25 चैलेंज। अब कौन है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री? तो अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए किसे सेफ दी मिशन नियुक्त किया गया? तो विकल्प में प्रमोद भगत, प्रकाश पादुकोण, सत्य प्रकाश सांगवान, गगन नारंग। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी, सत्य प्रकाश सांगवान को जो है ये नियुक्त किया गया है चीफ डी मिशन पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए। तो ये जो है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी के जो है ये उपाध्यक्ष भी हैं। तो इनको ये नियुक्त किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेरिस पैरा ओलंपिक जो है 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक जो है चलेगा। तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा दल 84 दल जो है 84 खिलाड़ियों का दल, सबसे बड़ा अभी तक का दल, ये वहां पहुंच रहा है पेरिस में, पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये देखिएगा कि पेरिस ओलंपिक जो है अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। पेरिस ओलंपिक, ये तो पैरा ओलंपिक है, आप जाने रहे विकलांग लोगों का गेम है। पेरिस ओलंपिक जो है उसमें जो है चीफ डी मिशन किसी का घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा गगन नारंग को। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, दोनों लोग को ध्यान ही रखिएगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए जो है सत्य प्रकाश सांगवान को, और वहीं पेरिस ओलंपिक के लिए गगन नारंग को ये घोषित किया गया था चीफ डी मिशन। तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये है देखिएगा सत्य प्रकाश सांगवान, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ हरित अमोनिया निर्यात समझौता ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो विकल्प में यूएसए, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस।
सही उत्तर आपका रहेगा जापान। जापान जो है, जापान में भारत में उत्पादित हरित अमोनिया जो है जापान को निर्यात करने के लिए पहला यह समझौता हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी, क्योंकि पहला समझौता जो है किया गया है कि जापान को जो है हरित अमोनिया जो है निर्यात किया जाएगा, भारत के माध्यम से, भारत के द्वारा निर्यात किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी विकसित देश में, किसी ऐसे देश में जो विश्व को लोहा मनवाता है और भारत द्वारा उसको निर्यात किया जाना, कोई ग्रीन, वो भी ग्रीन है अमोनिया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये देखिएगा कि इसको जो है अमोनिया का फुल फॉर्म, अमोनिया का सूत्र जो है ये होता है NH3। ये अमोनिया है, ये जहरीली गैस है। और इसमें जो है कौन इसको समझौता किया है, तो सेम कॉर्प नामक एक कंपनी है, उन्होंने जो है इंडस्ट्रीज, सेम कॉर्प जो है इंडस्ट्रीज लॉन्च किया है। ये मतलब समझौता किया है, जापान के 3 कंपनियों के साथ ये समझौता किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सेम कॉर्प जो है इंडस्ट्री, जिसको घोषणा किया है या समझौता किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो विकल्प में है भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, इंग्लैंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमेरिका, यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USA के टेक्सास में जो है, टेक्सास वहां का एक राज्य है, वहां जो है हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन नाम से हनुमान जी का एक 90 फीट का स्टैचू बनाया गया है। तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसी दूसरे देश में, हमारे देश में मान्यता, जो हमारे देश में माने जाने वाले कोई ईश्वर के रूप में जो भगवान को माना जाता है, उनका जो है किसी दूसरे देश में स्टैचू बनना इस तरह से, वो भी जो है 90 फीट ऊंचा स्टैचू बनना, तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये भारत की जो है कह लीजिए कूटनीतिक जो है जीत है, किसी देश में इस तरह से स्टैचू स्थापित करवाना, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो ये कहेंगे इसको, तो ये मूर्ति अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, यानी स्टैचू है। तो 3rd सबसे ऊंची मूर्ति वो भी भारत के जो है देवी देवताओं को जो है मानने वाले के लिए, तो 90 फीट ऊंचा जो है 3rd सबसे ऊंचा ये है। और उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो ये हनुमान जी का सबसे जो है ऊंचा प्रतिमा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है देखिए स्टैचू ऑफ यूनियन। अब इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे, अलग से क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है, कैसे कि हाल ही में अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी का 90 फीट का ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ, वो किस नाम से उसका अनावरण हुआ? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनियन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ कुछ करके जो है दे सकता है। तो आपको याद रखना है क्या है इसका नाम, स्टैचू ऑफ यूनियन। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं कह रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, स्टैचू ऑफ यूनियन। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया, तो अमेरिका के टेक्सास में किया गया है। क्वेश्चन कहने मतलब एक बार पढ़िए, उसको किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछे तो उसको जो है जाने ना दीजिए हाथ से बाहर। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन आप थोड़ा सा विस्तार से हमेशा पढ़ने से बिल्कुल मत बचिए, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि एग्जामिनर इसको किस रूप में घुमा करके पूछेगा। आप कहेंगे कि हाँ इसको पढ़े, लेकिन इस रूप में नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए जो है क्वेश्चन घुमा फिरा करके चाहे जैसे पूछे, आप थोड़ा विस्तार से पढ़िए, विस्तार से पढ़ने में मत घबराइए, और जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से वो घुमा फिरा के पूछे तो आपको थोड़ा सा भी समस्या ना हो। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो विकल्प में है अमूल, मदर डेयरी, पराग मिल्क, नंदनी। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमूल। ये अमूल को जो है सबसे जो है मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसको दिया गया है? अमूल को दिया गया है। अब ये देखिएगा, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। तो किसे बताया गया है? आपसे बता दिए, अमूल को बताया गया है। किस रिपोर्ट में? ब्रांड फाइनेंस की जो ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट में। और जबकि हर्षे जो एक सिरप है, हर्षे को जो है दूसरा सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमूल का फुल फॉर्म देखेंगे तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। अभी इसका फुल फॉर्म बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आप जाके पूछ लीजिएगा। आनंद
मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसका स्थापना देखेंगे तो 1946 में है। और आनंद, ये इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो आनंद गुजरात में है। दूध के लिए जो फेमस सिटी है आनंद। आप किसी भी पूछिएगा तो दूध के बारे में जरूर कहेगा कि आनंद जो है दूध के लिए फेमस है। और आप सब जानते हैं कि हमारा देश जो है पूरे विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये विश्व का लगभग 25% यानी 25% पूरे विश्व का दूध जो है उत्पादित करता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाटा कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि 25% दूध लगभग भारत उत्पादित करता है पूरे विश्व में, जो है पूरे विश्व का। यानी 100 लीटर दूध हो रहा है पूरे विश्व में, तो 25 लीटर कौन उत्पादित कर रहा है? इंडिया उत्पादित कर रहा है। वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको ये वीडियो बराबर मिलता रहे, आप जो इसको देख सकते हैं। और वीडियो कैसा है कमेंट करके बताइएगा। इसीलिए जो इसको आज बीच में लगा दिए कि आप लोग को बता दिया जाएगा कि चैनल आप लोग, बहुत लोग हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग वैसे कोई चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वैसे चैनल ज्यादा देखना पसंद करेंगे जो आपके शायद भविष्य के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़े समय के लिए वो मनोरंजन देता है और उसको जो आप दिन भर देखते रहते हैं। जो आपके भविष्य के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपको आपका लाइफ बना रहा, उस चैनल को शायद आप लोग कम देखते हैं, स्टूडेंट लोग कम देख रहे हैं इस समय जो है। लेकिन आप लोग को जो है अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे चैनल जो इतना मेहनत करके ये चैनल बनाया जाता है, ये जो है वीडियो बनाया जाता है सर्च कर करके, जो आपके एग्जाम के लिए, इसलिए जो इसमें कहा जाता है कि आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ से आप पढ़ के तब देखेंगे कि मतलब एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वीडियो, क्योंकि यहाँ से बाहर पूछने की कोई संभावना नहीं। इस लेवल पे जाकर के इसको सर्च करके इसको हर क्वेश्चन लाया जाता है। तो इसलिए जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप जो है इसको देख सकें और आपके देखने के बाद आपके एग्जाम में जो है ये फायदा करेगा आपको। यहाँ से बाहर हम कह तो रहे हैं बहुत कम क्वेश्चन है कि ऐसा कि आ सकता है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे बाहर आने के बहुत कम चांस है। अगला देखिएगा फिर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो विकल्प में श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल। तो सही उत्तर है एलएनजी मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस। तो इसकी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए कौन समझौता किया है? तो विकल्प में है आपके श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये घोषणा, ये जो है समझौता किया है भारत के साथ एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा, किस राज्य से उड़ीसा में 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे? तो कौन ये घोषणा किया गया है, किसके द्वारा? मतलब किस राज्य से जो है घोषणा किया गया कि वहां से जो है 5 रॉयल बंगाल टाइगर उड़ीसा में लाए जाएंगे? तो विकल्प में पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश से, गुजरात महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु कर्नाटक से। तो सही उत्तर आपका क्या है ये कमेंट करके बताइएगा। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ये घोषणा किया गया है उड़ीसा द्वारा कि वहां से जो है 5 रॉयल बंगाल टाइगर, ये है रॉयल बंगाल टाइगर, उसे जो है उड़ीसा में प्रवेश कराया जाएगा, लाया जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने प्रॉन्ट ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर ये यहाँ काम है। तो 3 डीपीआर नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया है? विकल्प में है पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, सीआर पाटिल, मनोहर लाल खट्टर। तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये जो है ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा मंत्री। तो इन्होंने ही ये घोषणा किया है कि जो है प्रॉन्ट DRIP ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नामक 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाए जाएंगे। तो ये किस लिए लाया जा रहा है? तो देश की बिजली जो है, बिजली की क्षेत्र की दक्षता, बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता, उसकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता को जो है बढ़ावा देने के लिए।
तो ये जो है ये तीनों प्लेटफॉर्म इसलिए लाया जाएगा कि बिजली क्षेत्र की दक्षता बढ़े, पारदर्शिता उसमें आए, प्रभावशीलता, क्योंकि जान ही रहे हैं वो बिजली का क्षेत्र जो उतना दक्ष नहीं है, पारदर्शी नहीं है, चोरी कितना होता है, तो प्रभावी रूप से अगर लोगों तक लीगली पहुंचेगा तो जो है ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा ये। तो ये जो ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर ने इसका जो है लॉन्च किया प्लेटफॉर्म, इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स एम पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, यानी घोषणा किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट, एस्ट्रोजेनिका, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने घोषणा किया है कि मंकी पॉक्स का वैक्सीन हम जो है बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मंकी पॉक्स वायरस द्वारा होने वाला एक बीमारी है जो आपको, जो हम लोग पहले कहते थे गांव में चेचक, उसी के रूप में जो है ये उसी तरह का ये बीमारी है मंकी पॉक्स। ये कांगो में जो है इस समय बहुत बड़े लेवल पे जो है फैल रहा है। WHO ने इसीलिए मंकी पॉक्स को अभी 3-4 दिन पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे कि मंकी पॉक्स के लिए हेल्थ इमरजेंसी, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है घोषित किया है WHO ने। तो क्वेश्चन जो है इस समय बहुत न्यूज में चल रहा है, इसके बारे में डिटेलिंग आप देख लीजिएगा जरूर कोई पेपर जाने के पहले। किस देश में फैल रहा है सबसे ज्यादा? तो कांगो में जो है ये फैल रहा है। सबसे पहले कांगो में भी फैला ही था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो विकल्प में है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा ब्रॉन्ज, यानी कांस्य पदक उन्होंने जीता है। इजराइल के खिलाड़ी को हरा करके, सॉरी इजराइल नहीं कहेंगे, तुर्की के खिलाड़ी को हरा करके जीते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने देश के हैं रौनक दहिया, तो इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? ब्रॉन्ज, यानी कांस्य पदक जीता है। और ये आयोजित कहाँ हो रहा है? ये जॉर्डन के उम्मान में, जॉर्डन की राजधानी उम्मान है, अम्मान कहेंगे या उम्मान जो भी कह लीजिए, वहाँ जो है ये आयोजित हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे जो है आपको इस तरह से नए नए वीडियो मिलते रहें और हम भी वीडियो लाने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट ना करें, क्योंकि जो है आप लोग का प्रेम देख करके हम वीडियो लाने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ हमारे दोस्त लोग, हमारे स्टूडेंट लोग जो है वीडियो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे जो हम वीडियो लाए आपके लिए। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे वीडियो को तो हम ज्यादा से ज्यादा इस मॉडल में जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं उससे संबंधित और कोई टॉपिक हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को कोई स्पेशल टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा फ्री में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस हो गया, NCERT हो गया, ये सब आपको हम फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। लेकिन तो आप लोग जो सपोर्ट करेंगे चैनल को तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज संभव नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना और वीडियो पढ़ाई अपना जारी रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।